हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जीबीटीएस कर्रा में। तो दोस्तों, आज का क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज के इस क्लास में साइंस के 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस 40 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और आपको बताना है कि आपका 40 प्रश्नों में से कितना सही हुआ। अगर आप लोगों का 40 में से 35 सही हो जाता है तो समझिए आपका काफ़ी अच्छी तैयारी चल रही है। और जिनका 35 से नीचे सही हो रहा है उनको और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। तो ये एक चैलेंजिंग वीडियो है। इस वीडियो का आपको करना क्या है कि बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और आप लोगों को सॉल्व कर कर लेने के बाद उसके बाद अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इसमें आप कितना सही करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, यहाँ कक्षा है आप लोगों का 10वीं, विषय विज्ञान। समय आप लोगों का रहेगा 1 घंटा 30 मिनट और पूर्णांक आप लोगों का 40 रहेगा। कुल प्रश्न आपका 40 है। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है, तो आप लोगों को सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक क्वेश्चन में आप लोगों का 1 नंबर रहेगा। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है। और जो आपका रहेगा गलत हो जाएगा उसका आपका कोई नंबर काटा नहीं जाएगा। तो इसी तरह से आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से आप लोगों का क्वेश्चन आएगा। तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो हम लोगों को पहला प्रश्न कहता है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसमें और एक क्वेश्चन पूछता है आप लोगों का, हजमाती दर्पण किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 2022 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था इसी प्रकार से, हजमाती दर्पण किसे कहा जाता है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हजमाती दर्पण को ही अवतल दर्पण कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो संबंध बताना है वक्र त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, F बराबर R/2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का प्रश्न कह रहा है, प्रकाश के अपवर्तन की प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में आवृत्ति भौतिक राशि अपवर्तित रहती है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। -1D, 1D, 2D, 1.5D। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1D। अगर यहाँ पे अवतल रहता तो आपका आंसर -1D होता, अगर यहाँ पे अवतल रहता तो, लेकिन यहाँ पे उत्तल है इसलिए इसका आंसर 1D होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर का प्रश्न है, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 सेंटीमीटर। आपको याद रखना है 25 सेंटीमीटर 4D वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 नंबर का प्रश्न कहता है, वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाहन के अग्रदीपों में अवतल दर्पण का
उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, तो वह क्या है? कॉर्निया, परितरिका, पुतली, दृष्टिपटल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है दृष्टिपटल। बढ़ते हैं नेक्स्ट 8 नंबर। सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या है? तो सामान्य नेत्र का दूरबिंदु क्या है उसको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम लोगों की देखने की क्षमता अनंत, बहुत दूर तक हम लोग देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका नियंत्रण कौन करता है उसको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परितरिका। नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? परितरिका करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 10। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा वास्तविक होती है। 11 नंबर का प्रश्न कहता है 1 किलोवाट निम्न में से किसकी इकाई है? तो 1 किलोवाट इसमें से किसकी इकाई है उसको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 किलोवाट ऊर्जा की इकाई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर का प्रश्न कहता है कूलम किसका एसआई मात्रक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कूलम विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर का प्रश्न कहता है विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर का प्रश्न कहता है जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपको बताना है कि इसमें से जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का प्रश्न कहता है देखिए CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? तो इसमें से आपको बताना है कि किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसमें आपका H2 का उपचयन हो रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का प्रश्न कहते हैं देखिए चित्र दिया हुआ है, दिए गए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। तो ये चित्र दिया हुआ है तो आपको इस चित्र को देखकर बताना है कि इसमें से किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। इसका आंसर आप लोगों को खुद बताना है, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा इसका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? तो इसमें कौन सा प्राकृतिक सूचक का एक उदाहरण है? मिथाइल ऑरेंज, फिनाफ्थेलिन, लिटमस पत्र, कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक सूचक का उदाहरण लिटमस पत्र है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो 18 नंबर का प्रश्न कहता है किसी विलयन ना का pH मान 10 है, वह निम्नलिखित में से क्या होगा? अम्ल, लवण, उदासीन, क्षार। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षार। आप लोगों को तो पता ही होगा कि pH स्केल रहता है एक, ये रहता है यहाँ 0 से लेकर 7 तक रहता है, या फिर यहाँ से लेकर 7 से लेकर 14 तक का होता है। ये आपका उदासीन होता है, और इधर क्षारीय, और यहाँ पे आपका इधर 7 से इधर आएगा तो इधर अम्ल होता है। तो 7 से जितना नीचे इधर 1 से 7 तक
यानी कि 1 से 6 तक आपका अम्ल हो जाएगा और 7 पे रहेगा तो उदासीन हो जाएगा, और 7 से अधिक इधर जितना जाइएगा आपका क्षारीय होगा। आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 नंबर का प्रश्न कहता है, दिया गया चित्र क्या सूचित करता है। तो आपका एक चित्र दिया हुआ है, इसमें से पानी गिर रहा है, पानी मतलब कोई जल है, उसमें हाथ ये लगाया हुआ है, जिसमें से आपको क्या इस चित्र से क्या सूचित कर रहा है उसको बताना है। देखिए पहला ऑप्शन कहता है, हमें हमेशा हाथ साफ रखना चाहिए, हमें प्रयोगशाला में हाथ धोकर जाना चाहिए, हमें अम्ल से हाथ धोना चाहिए, सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 नंबर का प्रश्न कहता है, इमली में कौन सा अम्ल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इमली में लैक्टिक अम्ल होता है। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैंने गलत बताया, इसका आंसर भी, इसका आंसर बी होगा, टार्ट्रिक अम्ल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 नंबर का प्रश्न कहता है, कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। सोडियम, पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमीन। कमरे के ताप पर द्रवावस्था में ब्रोमीन पाया जाता है। 22 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 नंबर का प्रश्न कहता है, आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है। परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु की संख्या, परमाणु का आकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या के आधार पर बना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा धातु अभिक्रियाशील है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम जो है आपका सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। बढ़ते हैं 25 नंबर का प्रश्न कहता है, पृथ्वी की भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं। अयस्क, खनिज, गैंग, धातु कण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खनिज। पृथ्वी की भूपर्पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहा जाता है। तो 26 नंबर का प्रश्न कहता है, प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोनिक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 का आंसर ए हो जाएगा, अल्कोहल। बढ़ते हैं नेक्स्ट 27 नंबर। तो 27 नंबर का प्रश्न कहता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है। जल का टूटना, ऑक्सीजन का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों के लिए मैं 3 प्रश्न छोड़ दिया हूँ, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का प्रश्न कहता है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है। तो 28 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊपर और नीचे दोनों की ओर होता है। तो 29 नंबर का प्रश्न है, वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। कोशिका, वृक्क, न्यूरॉन, डायलिसिस। तो 29 नंबर का आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वृक्क। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 की ओर। 30 नंबर का प्रश्न कहता है,
फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? ऑक्सीजन, जिबरेलिन, एथिलीन, पासाइटोकिनिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, एथिलीन फल को पकाने के लिए उत्तरदायी है। तो 31 नंबर का प्रश्न है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो एस्ट्रोजन कहाँ स्रावित होता है? अंडाशय द्वारा, थायराइड द्वारा, वृषण द्वारा, पिट्यूटरी द्वारा। तो 31 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, एस्ट्रोजन स्रावित अंडाशय द्वारा होता है। तो 32 नंबर का प्रश्न कहता है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? परागण, निषेचन, जनन, मुकुलन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, निषेचन। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। बढ़ते हैं 33 नंबर की ओर। 33 नंबर का प्रश्न देखिए, यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है। दिए गए चित्रों में कौन सा जनन हो रहा है? तो यहाँ एक देखिए चित्र दिया हुआ है और आपको चित्र को देखकर बताना है कि इसमें कौन सा जनन हो रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें कौन सा जनन हो रहा है? मुकुलन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। 34 नंबर का प्रश्न कहता है, पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं, समजात अंग, अवशेषी अंग, जीवाश्म, असंजात अंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पक्षी और चमगादड़ के पंख समजात अंग हैं। 35 नंबर का प्रश्न कहता है, मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? यह सबसे बहुत आसान प्रश्न है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था, उसको बताना है। गेहूं, चना, मटर, धान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मटर। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को चुना था। यह बहुत ही आसान प्रश्न है। 36 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? तो उत्पादक कौन है इसको बताना है आपको। सांप, मेंढक, घास, ग्रासहोफर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घास। घास इसमें से उत्पादक है। तो 37 नंबर का प्रश्न कहता है, किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है? प्रथम पोषक स्तर का, द्वितीय पोषक स्तर का, तृतीय पोषक स्तर का, चतुर्थ पोषक स्तर का। तो 37 नंबर का आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, प्रथम पोषक स्तर का आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है। देखिए 38 नंबर का प्रश्न कहता है, ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन जिम्मेदार है? जो ओजोन परत है उसका जो अपक्षय हो रहा है उसके लिए कौन सा ओजोन कौन जिम्मेदार है उसको बताना है। CO2, CFC, SO2, NO2। तो 38 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CFC। 39 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40। ये हमारा लास्ट प्रश्न है 40 नंबर का। पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ए, 15 किलोमीटर प्रति आवर। तो वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि समय समय पर बाकी सब्जेक्ट के वीडियो भी आपके पास पहुंचते रहे। तो चलिए वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।